नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि गोलान हाइट्स पर एक बार फिर हमला किया गया है और ये हमला किस मुल्क की जानिब से किया गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ड्रोन्स के साथ जो इसराइली बेसेस हैं उनको वहां पर निशाना बनाया गया, तो ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला किया गया, रॉकेट्स की बौछार कर दी गई है और न सिर्फ तेल अवीव पर बल्कि 37 लोकेशंस पर हमला किया गया है, कई सिटीज को निशाना बनाया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, तो वहां पर जो तफसीलात हैं वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, इसराइल में अब बाकायदा हंगामे शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, हंगामे बाकायदा इसराइल में शुरू हो चुके हैं। जो मुजाहरे थे अब वो हंगामे में तब्दील हो गए हैं और इस वक्त रोड्स वहां पर बंद कर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा माहौल इस वक्त इसराइल में खराब हो गया है, तो वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, चाइना के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये पता चला है कि चाइना वहां पर हथियार सप्लाई कर रहा है और इस बात की तस्दीक हो गई है, यानी चाइना जो है वो मज़ाहमती तहरीक को हथियार दे रहा है। तो ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको जो शाम का बॉर्डर है वहां पर लिए चलते हैं। शाम और लेबनान का जो बॉर्डर है यहां पर पूरा एक जंग का माहौल बना हुआ है। लाखों इसराइली फौज वहां पर डिप्लॉय है। कब कहां से रॉकेट आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, कौन सा कहां से हमला हो रहा है, कुछ इनको समझ नहीं आ रही। वहां पर हजारों के हिसाब से इनके फौजियों का नुकसान हो चुका है। हसन नसरुल्लाह ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि हजारों के हिसाब से इसराइली फौजियों का नुकसान हुआ है। तो लेबनान के बॉर्डर पर तो ये हमले मुसलसल जारी हैं, लेकिन अब जो शाम का बॉर्डर है, जो गोलान हाइट्स हैं, वहां से अब महाज खुलना शुरू हो गया है और अभी जो एक बड़ा हमला किया गया है, ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है और जो इसराइली बेसेस हैं वहां गोलान हाइट्स पर उनको निशाना बनाया गया है। अच्छा, अब यहां पर दिलचस्प और अहम बात क्या है कि यहां पर दो तरह के हमले हुए हैं। इनमें से एक हमला जो है वो शाम की तरफ से किया गया है, लेकिन दूसरा हमला इराक की तरफ से किया गया है। जी हाँ, ये बहुत हैरान कुन और गैर मामूली बात है कि यह हमला इराक ने किया है। तो अब इराक जो है वो बहुत आगे बढ़कर फ्रंट लाइन पर हमें इस जंग में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप 2 दिन पीछे चले जाएं तो इराक ने उनकी पोर्ट हाइफा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, उसको निशाना बनाया और अब वो उन्होंने गोलान हाइट्स पर उनकी बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो अब जो है वहां पर माहौल बहुत ज्यादा संगीन हो गया और पूरा एक जंग का माहौल बना हुआ है। और अगर आप यहां पर देखें, इराक और शाम का, यानी शाम से तो पहले भी हमले हुए हैं, लेकिन इराक ने डायरेक्ट आकर गोलान हाइट्स पर हमला किया। तो अगर आप यहां थोड़ी सी पिक्चर देखें तो जो गोलान हाइट्स के दूसरी तरफ यानी लेबनान बॉर्डर वाली साइड है, यहाँ पर शिबा फार्म्स हैं, क्रिया शमून है। यहाँ पर तो हसन नसरुल्लाह ने परसों कहा कि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, सबसे पहले हम शिबा फार्म्स को रिहा करवाने लगे, क्योंकि ये ऑक्युपाइड इलाके हैं ना, ये लेबनान के थे। बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं जिसको 2006 की जब जंग हुई थी तो इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ये हमारे टॉप प्रायोरिटी हैं, इनको हम छुड़ाने लगे हैं, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इन इलाकों को आज़ाद करवाया जाए। तो वो वहां से किसी भी वक्त अंदर घुसकर ये इलाकों से इनको आज़ाद करवाने के लिए जंग छेड़ देंगे। तो जब वहां से वो अंदर घुसेंगे तो जाहिर बात है इधर भी एक अजीब सा खिलाफ पैदा हो जाएगा, अजीब सा यहां पर एक अपॉर्चुनिटी शाम के लिए बन जाएगी कि वो भी गोलान हाइट्स को वापस ले सकते हैं। गोलान हाइट्स तो शाम का है ना, तो उनके लिए भी ये सबसे अहम मौका होगा। उसमें इराक का इंटरवीन कर लेना और इराक का आकर सपोर्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह इसराइल को अब 2-3 महाजों पर यहां पर लड़ना पड़ेगा और ना सिर्फ शाम हमला कर रहा होगा बल्कि इराक भी हमला कर रहा होगा और डेफिनेटली दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह हमले कर रही होगी। और इसीलिए आप अंदाजा लगाइए कि यही तो है जिसकी ईरान तैयारी कर रहा है कि कब कहां पर किस तरह से उतरना है और किस तरह एक साथ हमला करना है। यानी अब ये जो सारी इकाइयां हैं वो ईरान ही के इन्फ्लुएंस में है ना, इराक, शाम, लेबनान और यमन। तो कब इधर से हिजबुल्लाह एंटर होगी शिबा फार्म्स में और साथ ही शाम से एक्टिवेट हो जाएंगे जंगजू जो इनको गोलान हाइट्स की तरफ से हमला कर देंगे, ठीक है ना। तो ये असल पूरी असेसमेंट हो रही है और इसकी तैयारी की जा रही है। अच्छा, अब आपको गजा में लिए चलते हैं और गजा के हवाले से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें आई हैं। नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि तेल अवीव पर रॉकेट्स की बौछार की गई है, बारिश की गई है। यह बताया जा रहा है कि 70 से 100 रॉकेट्स हैं जो इस वक्त फायर किए गए हैं और ये सिर्फ तेल अवीव पर नहीं दागे गए बल्कि बहुत सारे और एरियाज पर ये दागे गए हैं। पहले मैं बयान आपके सामने रख देता हूँ।
we bombed Tel Aviv with a missile barrage in response to the Zionist massacre against civilians. The Palestinian resistance launched a batch of missiles from Gaza Strip toward Israeli sites and cities. वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि ये सिर्फ तिल अवीव नहीं है बल्कि बहुत सारी साइट्स और सिटीज पर हमला किया गया। अब देखिए कि सायरन साउंड इन रिशोन लेजियोन, तिल अवीव, होलोन, लॉर्ड एंड याद मकादी, ये एरियाज के नाम भी वो बता रहे हैं। अब जरा जो सबसे बड़ी ये इस हवाले से पूरी कैलकुलेशन सामने आ गई है कि सायरन साउंड इन 37 लोकेशंस इन सेंट्रल इसराइल आफ्टर अ मिसाइल साल्वो वाज फायर्ड फ्रॉम गाजा। 37 लोकेशंस पर ये मुख्तलिफ आकर मिसाइल गिरे, वहां पर हमला किया गया है। तो सोचिए ये कितना बड़ा हमला होगा। तो बहुत बड़ी तबाही इस वक्त मची हुई, पूरा क्योस है इस वक्त तिल अवीव में और बाकी तमाम शहरों में जहां पर ये हमले किए गए हैं। और आयरन डोम बताया जा रहा है कि बहुत सारे रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं जिनको वो नाकाम नहीं कर सका, जो कि आगे जाकर टकराएं और बहुत ज़्यादा मेजर डिस्ट्रक्शन हुई है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो हमले होते हैं ना, ये आयरन डोम तबाह भी कर दे तो भी मैटर नहीं करता। ये जरूरी नहीं है कि वो आगे जाकर टारगेट को हिट करें और बिल्डिंग से जाकर टकराएं। ये हमला करना ही सबसे बड़ी बात है कि आप 94 डेज हो गए जंग को और आज भी मज़ामती तहरीक उसी तरह से हमले कर रही है। तो ये एक जो बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं ना हर चौथे दिन कि हमने गजा पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो ये हमले होते रहना भी बहुत ज़रूरी है दुनिया को बताने के लिए कि मज़ामती तहरीक इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोल में है और जो इसराइली आर्मी बताती है वो झूठ है। और फिर अब देखें ना कि इस वक्त पूरे इसराइल में लॉकडाउन का माहौल है, उनके इदारे तमाम बंद है, ऑफिसेज उनके बंद है, इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं आ रही, वहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये मिसाइल हमले ना हो रहे होते और सिर्फ जंग गजा में चल रही होती तो इतना लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी, दुनिया को फ्लाइट्स अपनी कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी। जब ये हमले हो रहे हैं तो उसने इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है जिसकी वजह से माली नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब एक मिसाइल आता है तो उसको तबाह करने के लिए आपको $50,000 भी चाहिए एक मिसाइल को तबाह करने के लिए, जो कि मज़ामती तहरीक का होता है और उसकी $300 से $500 कीमत होती है। तो माली सतह पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, तमाम महाजों पर ये हमले होते रहना इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। और उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि कम से कम मज़ामती तहरीक की ये कैपेबिलिटी तो तोड़ी जाए कि वो यूं हमला रॉकेट और मिसाइल हमला ना कर सके, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन जो दीगर अटैक्स हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मैं स्टेटमेंट्स आपके सामने 4-5 पढ़ देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गजा में जंग की शिद्दत में कमी नहीं आई है। गजा में उसी जज्बे और ईमान की हरारत के साथ जंग लड़ी जा रही है। एक एक इंच का दिफा उसी तरह से किया जा रहा है, चाहे इसराइली फौजी गाड़ियां हों, उनके टैंक हो, उनकी बटालियंस हो, उनके फौजी हों, सबको वहां पर तबाह किया जा रहा है। ये आप देखिए, आर कम्बैट यूनिट्स इन द अल्तुफा नेबरहुड confirmed that they destroyed 3 enemy vehicles amid violent clashes with them। कि पहले violent clashes हुए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये violent का जो लफ्ज़ होता है ना, ये इंतहाई लफ्ज़ होता है कि जब जंग बिल्कुल इंतहाई लेवल पर लड़ी जा रही होती है ना, सबसे खूनखार, तो उसके लिए वायलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कि पहले आमने सामने फायरिंग हुई, वायलेंट क्लैशेस हुए। ये ऐसा नहीं था कि उनकी गाड़ियां गुजर रही थी और हमने जनाब एंटी टैंक मिसाइल फायर करके उनको तबाह कर दिया। उनसे पहले आमने सामने हमारी लड़ाई हुई एंड देन हमने उनको तबाह किया। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि वी आर इंगेज्ड इन फिर क्लैशेस विद द ज़ायनिस्ट एनिमी विद मशीन गन्स एंड RPG शेल्स इन द एरिया ऑफ इनकरियन इनटू खान यूनस। कि हम फिरक क्लैश, जिस तरह वायलेंट है इसलिए फिरक का लफ्ज़ भी उसी लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है कि मशीन गन्स के साथ आमने सामने मशीन गन। अब सोचिए वहाँ पर क्या माहौल होगा जहाँ पर इतनी दुनिया की सबसे ख़तरनाक बमबारी की गई है और उधर से मिसाइलों की आवाज़ आ रही है, उधर से रॉकेट्स गिर रहे हैं, उधर से मशीन गन्स चल रही हैं, उधर से RPG फायर हो रहा है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल होगा। बहरहाल ये वहाँ पर उन्होंने हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा आप देखिए स्नाइपर्स का बड़ा अहम तरीन नाजरीन इसमें किरदार रहा है और आज से 4-5 दिनों के बाद आज फिर एक स्नाइपर के हवाले से खबर मिली है कि स्नाइपर्स ने खुफिया ऑपरेशन करते हुए किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। Our fighters were able to snipe Zionist soldiers and kill with Qasim Ghal rifle east of the Bureij camp in central Gaza Strip। के ये जो गॉल राइफल है ना नाजरीन, ये खुद मज़ामती तहरीक बना रही है, यानी ये बाहर से नहीं आ रही, ये उन्होंने अंदर फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं टनल्स में, वहाँ पर ये गॉल राइफल्स भी बनती हैं, वहाँ पर ये गोलियाँ भी बनती हैं और ये बड़ी शानदार बंदूकें हैं।
स्नाइपर्स के लिए, और वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं और बड़ी एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाती हैं। तो इसलिए अब स्नाइपर्स का बड़ा उन्होंने ट्रेनिंग भी ली और उनकी जो तमाम सलाहियतें वो हमें खुलकर नजर आई हैं। तो स्नाइपर्स ने जनाब ऑपरेशन करते हुए कुछ इसराइली फौजियों को मारा है। देन आप देखिए सीन्स ऑफ मोर्टार शेल्स बीइंग फायर्ड एट मिलिट्री कंसंट्रेशंस ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, तो मोर्टार के गोलों के साथ एक हमला किया गया। और अब मैं आपके सामने सबसे बड़ी खबर नाज़रीन रखने जा रहा हूं। सबसे बड़ी खबर इस्राएली आर्मी ने पहली बार तस्लीम किया है। हम रोज आपको बताते हैं कि भाई इनका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, इनकी तादाद जो है वो 2, 4, 5, 10 वाली नहीं है, रोजाना अब तादाद 100 प्लस हो चुकी है। ऑन एवरेज 100 से ज्यादा इनके फौजी वहां पर जख्मी और हलाक हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी तादाद है। और आज पहली बार 94 डेज ऑफ वॉर में पहली बार इसराइली आर्मी ने तस्लीम किया कि जी हाँ, वाकईतन अब ये तादाद 100 से ज़्यादा पहुंच चुकी है, जो हर रोज़ हमारे हलाकतें और हो रही हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। या आप इसराइली मीडिया की ज़ुबानी इसराइली आर्मी का बयान देखिए। आर्मी डाटा शोज दैट 103 सोल्जर्स वर इंजर्ड एंड किल्स इन यस्टरडेज बैटल, के कल के स्टैट्स वो बता रहे हैं कि उसमें 103 से ज़्यादा हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। तो पहली बार ये इसराइली आर्मी की जानिब से 24 आवर्स में इतना बड़ा नुकसान माना गया। आपको पता है कि इन्होंने जो टोटल अभी तक नंबर माने मेरे ख्याल वो 200 से भी कम है। टोटल जो इन्होंने अपनी हलाकतें मानी हुई हैं वो 200 से भी कम है। और आज ये इतना बताने पर मजबूर हुए हैं कि सिर्फ 24 घंटों में 103 से ज्यादा जख्मी और हलाक हुए। तो आप सोचिए कि वो तमाम बातें जो हम आपके साथ करते रहे, दुनिया का मीडिया रिपोर्ट करता रहा है, चाहे वो अल जजीरा हो, अल मायदीन हो, बाकी तमाम जो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी तमाम बातें ये सच साबित होती हैं कि नुकसान इतना ज़्यादा इसराइल का हो रहा है कि रोज़ाना 100 से ज़्यादा इनके फौजियों की वहाँ पर नुकसान हो रहा है, कुछ ज़ख्मी हो रहे हैं, कुछ हलाक हो रहे हैं। तो ये नाज़रीन गज़ा के हवाले से सबसे बड़ी खबरें थी जो कि आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको जो इसराइल के अंदर हंगामे शुरू हो गए हैं, जो बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया है नेतन्याहू के खिलाफ, और वहाँ पर सूरत हाल कितनी नाजुक और कशीदा हो चुकी है, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। ये शैतानी रियासत नाज़रीन अंदर से पूरी तरह से खोखली हो गई है, पूरी तरह से। इनका जो ढांचा, आपको पता है इस वक्त अमेरिका में ख़ास तौर पर यह डिबेट चल रही है कि ये पूरी तरह से इसराइल कोलैप्स कर सकता है। यानी एक होता है ना हुकूमत का कोलैप्स कर जाना, कि नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाना, वो चीज़ नहीं मैं कह रहा। बतौर रियासत जो एक पूरा ढांचा होता है, जो आपके एक सिस्टम होता है, इंतज़ामिया होती है, एक निज़ाम होता है, ये वहाँ पर डिबेट हो रही है कि वो हालत होगी इसराइल के अंदर से कि इनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। और अगर इनका ढांचा यूँ कोलैप्स कर जाता है तो इसराइल को कौन संभालेगा और इसराइल का फ्यूचर क्या होगा। और साथ साथ ये भी डिबेट चल रही है कि इसराइल के न्यूक्लियर असासों का क्या होगा। न्यूक्लियर जो एसेट हैं वो फिर अगर हमास ले गई या हिजबुल्लाह ले गई तो देन क्या होगा। ये डिबेट्स इस वक्त वहाँ पर चल रही हैं। तो ये डिबेट्स एम ही चल रही हैं, मतलब इसराइल फाते और वो ये डिबेट्स कर रहे हैं कि इसराइल कोलैप्स होगा तो फिर क्या करेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इसराइल के अंदर तबाही फिर चुकी है। उनका जो अंदर इख्तलाफात है वो इंतहा लेवल को पहुँचे हुए हैं, और बहुत सारे हम तक पहुँच रही हैं खबरें, बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं पहुँच रही हैं। लेकिन अभी जो हमारे तक खबर पहुँची है वो बहुत बड़ी खबर है। ये बताती है कि इस वक्त शदीद गर्मा गर्मी अंदर हो चुकी है, और नाज़रीन जो मुजाहरे हो रहे थे वो हंगामों में बदल गए। इससे पहले हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मुजाहरे हो रहे हैं, हजारों लोग निकले, उन्होंने नेतन्याहू के घर का घेराव भी किया, वहां पर धरने भी शुरू किए, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अब वन स्टेप फॉरवर्ड अवाम चली गई है और अब बाकायदा वहां पर हंगामे शुरू हो गए हैं। पुलिस के साथ कुलियन उनका शुरू हो गया है, झड़पें उनकी पुलिस के साथ शुरू हो गई हैं, और उन्होंने रास्ते बंद करना शुरू कर दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे पाकिस्तान में सबसे रेड जोन होता है, तो जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट उनकी पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह है, उधर वॉर काउंसिल की सिक्योरिटी बिल्डिंग वगैरह, मतलब जो सबसे हसास एरिया है, उनके तमाम जो रोड्स है वो बंद करना शुरू कर दिए हैं। इतने हालात वहां पर खराब हो चुके हैं। पहले मैं बयान आपके सामने रख देता हूं। Dozens of demonstrators block the main entrance to the Knesset and call for immediate elections। अब ये जो निसेट है ना, ये उनकी पार्लियामेंट को कहा जाता है, जैसे कांग्रेस की, जैसे अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, सो उनकी पार्लियामेंट को निसेट कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि उस तरफ जो जाने वाले रास्ते, और वहीं पर रेड जोन है और बाकी भी इमारतें साथ साथ है, तो वो मेन जो रोड है वो सारा बंद कर दिया गया है। वहाँ पर मूवमेंट जो है वो बंद कर दी गई है। ये 94 डेज में पहली बार हुआ है। इससे पहले मुजाहरे ज़रूर हुए हैं लेकिन इस लेवल पर वहाँ पर मामलात नहीं हुए। अब पुलिस उन पर शेलिंग कर रही है, पुलिस उनको पीछे धकेल रही है, वो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, तो वहाँ पर पूरा एक हंगामों का माहौल बन चुका है। अब देखिए, थाउजेंड्स प्रोटेस्ट इन तेल अवीव इन अनप्रेसिडेंटेड एंगर टुवर्ड्स नेतन्याहू।
1000 protest and unprecedented anger کہ عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ unprecedented ہے اور انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اس طرح کا غم و غصہ کبھی اسرائیلی عوام نے اپنی حکومت کی طرف اپنی ریاست کی طرف نہیں دکھایا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے. اور اب وہاں پر نئی کہانی کیا چلی ہے, وہ کہہ رہے ہیں امیجیٹ الیکشن کرواؤ, فل فور انتخابات کرواؤ, نئی حکومت لے کر آؤ. یعنی یہ تو ایک عجیب ہی اندر ڈسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے. مطلب وہ ملک جو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس کے اندر اتنے اختلافات ہیں. کابینہ میں الگ چیزیں ہیں, روزانہ جو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس کی لیکس جو باتیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں, وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اندر آج یہ تلخ کلامی ہوئی, آج جناب نیتن یاہو کے منسٹرز نے آرمی چیف پر حملہ کر دیا, ٹھیک ہے, یہ ان کی منہ ماری ہوئی, یہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی, وہ ادھر الگ ماحول بنا ہوا ہے. عوام آج کھڑے ہو کر راستے بند کر کے پولیس کے ساتھ جھڑپیں کر کے ان پر حملہ کر کے کہہ رہے ہیں جی امیجیٹ الیکشن کرواؤ, اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ اینگر ہو گیا ہے. تو مجھے بتائیے یہ اندر کیا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اس سے سروائیو کر جائے گا؟ ایک طرح اس کی غزہ میں ہار ہو رہی ہے, ادھر سے حزب اللہ کو انہوں نے پنگا لے لیا, حزب اللہ سے ان کا کمانڈر شہید کر دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں حزب اللہ جنگ چھیڑنے جا رہی ہے, ادھر سے شام حملے کر رہا ہے, ادھر سے یمن راستہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ مجھے بتائیں اسرائیل یہاں سے کیسے سروائیو کرے گا؟ اسی لیے تو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں امریکہ میں اور یورپ میں, برٹن میں, کہ یہ اسرائیل کر کیا رہا ہے, یہ تو نہیں یہاں سے بچ سکتا. اور جو نیتن یاہو اس نے بیڑا غرق کر دیا اپنا بھی اور پورے ملک کا. یا آپ ان کا اپوزیشن لیڈر کیا کہہ رہا ہے, نیتن یاہو از ناٹ فٹ ٹو لیڈ دا کنٹری. یہ ان کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ یہ تباہی ہے, یہ اپنا تو اس کا تباہی ہو رہی ہے, یہ اسرائیل کو لے ڈوبا ہے. مطلب اب لے ڈوبا ہے یہ اسرائیل کو. اب اگر یہ مزید اس کو رہتے ہیں تو مکمل ہمارے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اس کو فل فور ہٹایا جائے, اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کنٹری کو لیڈ کر سکے اور یہ جنگ کو لیڈ کر سکے. اس کو فل فور ریموو کرنا چاہیے. تو جو اپوزیشن ہے وہ اس لیول پر پہنچ چکی ہے, میڈیا آلریڈی خلاف ہے, عوام اب کہہ رہی ہے, انہوں نے دھرنے دے کر راستے بند کر کے کہا ہے کہ جی الیکشنز کرواؤ. ادھر امریکہ الگ سے خفا ہے, بائیڈن کا الگ سے, کیونکہ بائیڈن کی جو تھنکنگ ہے وہ کچھ اور ہے, نیتن یاہو کچھ اور کر رہا ہے. یورپ میں دیکھ لیں فرانس جیسی طاقتیں وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں. تو عجیب ہی ادھر ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور اسرائیل لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کولیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر جو پریزنر فیملی کا پریشر ہے, یہ آپ بیان دیکھیے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ a message from the Zionist prisoner who is being held by the Quds Brigade. وہ کیا کہہ رہا ہے, they left us alone. اس نے ایک پیغام جاری کیا ہے, جو پریزنر ہے اس وقت قید میں ہے مزاحمتی تحریک کی, اس نے پیغام جاری کیا ہے they left us alone, کہ ہماری حکومت نے, ہماری ریاست نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور ہمیں بچانے کے لیے نہیں آ رہی اور ہمیں قربان کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ دیکھیں ان پریزنرز کی فیملیز جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں قطر کے وزیراعظم سے ملاقات کر رہی ہیں کہ, اور قطر کا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم نے صالح العروری کو شہید کیا ہے اس کے بعد مذاکرات ناممکن ہو گئے اور اب تمہارے جو پریزنرز ہیں ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا. تو وہ الگ سے غصہ نکال رہی نیتن یاہو پر کہ تم نے صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے پورے ملک کو تباہ کر دیا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو جیو ورلڈ آرڈر ہے, جس کو نیو ورلڈ آرڈر اور جیو ورلڈ آرڈر, یہ ایک ہی چیز ہے. پوری دنیا میں جو اس وقت یہودیوں کی ہیجمنی بنی ہوئی تھی پوری طرح سے کرچی ہو گئی ہے, کیونکہ جن ملٹی نیشنل کمپنیز پر یہ کھڑے ہوئے تھے وہ تباہ و برباد کر دیے یمن نے. جو انہوں نے کام کیا نا, آپ کو آگے اس کے امپیکٹس نظر آئیں گے. ان کی کمپنیز اس وقت ڈیفالٹ کرنے لگ گئی ہیں, اتنا زیادہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. تو جن کمپنیز کے سر پر یہ کھڑے ہوئے تھے وہ تو مطلب تباہی بربادی, ان کا کچومر نکل گیا, دیوالیہ نکل گیا ان کمپنیز کا. تو وہ جو جیو ورلڈ آرڈر تھا نا, یقین مانیے وہ جیو ورلڈ آرڈر جو ہے اب پوری دنیا میں کولیپس کر رہا ہے. ادھر اسرائیل بھی کولیپس کر رہا ہے, ساتھ ان کا بنایا جو دنیا میں نظام ہے وہ بھی کولیپس کر رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 سالوں میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آپ کو نظر آئے گا دنیا میں. یہ جو برکس بن رہا ہے نا, سعودی عرب بھی چلا گیا, ایران بھی چلا گیا, اب رشیا نے کہا ہے کہ 30 اور کنٹریز آ رہے ہیں. حساب لگائیے یہ اس وقت مطلب اسی لیے تو امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے کہ بھائی ادھر ہم نے چائنا کو کنفرنٹ کرنا تھا, ہم نے رشیا کو کرنا تھا, یہ تو معاملہ کہیں اور ہی چل چکا ہے. ہماری جو فرنٹ لائن سٹیٹ تھی وہ مطلب تباہ ہو رہی ہے, اسلحہ ہمارا یہاں پر ویسٹ ہو رہا ہے, انرجیز الگ سے ویسٹ ہو رہی ہیں, پیسہ الگ سے ویسٹ ہو رہا ہے, اور جو اصل دشمن ہم نے بنایا تھا وہ اس سے منافع کما رہا ہے. تو نہ ہی اسرائیل کے لیے ماحول سازگار ہے اور نہ ہی امریکہ کے لیے ہے. اب ناظرین آخر میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے, اور یہ خبر ملی ہے کہ چائنا کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اور چائنا ہتھیار دے رہا ہے حماس کو. یہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں 50-60 دن پہلے ہم نے ایک خبر آپ کو دی تھی کہ ترکی, ایران, نارتھ کوریا, رشیا
اور چائنا یہ انڈر دی ٹیبل مدد کر رہے ہیں حماس کی اور وہاں پر ہتھیار پہنچا رہے ہیں. یہ اس وقت یہ ایک ان ویریفائڈ رپورٹس آئی تھی, لیکن ایسے ذرائع نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ 94 ڈیز ہو گئے اور 94 ڈیز میں ان کی کوئی اوپن سپلائی لائن نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اس وقت اسرائیل کو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہتھیار اندر پہنچ رہے ہیں, یعنی گو کے اوپن سپلائی لائن نہیں ہے اور انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. تو ان کے مطابق ہمارا محاصرہ کسی کام کا نہیں ہے اور اندر خوراک بھی جا رہی ہے, پانی بھی جا رہا ہے اور ہتھیار بھی جا رہا ہے. اور پہلے تو یہ تھا کہ چلو ایران ہتھیار دے رہا ہے یا زیادہ سے زیادہ رشیا شاید دے رہا ہو, لیکن اب پتہ چلا ہے کہ بھائی چائنا ہتھیار دے رہا ہے. چائنا کا ناظرین کو بہت زیادہ مسئلہ ہے. اب پچھلے دنوں جو ریڈ سی میں واقعہ ہوا تھا کہ چائنی وار شپ کی موجودگی میں اسرائیلی جہاز کو اڑایا گیا تھا اور بڑا اسرائیل نے ہنگامہ مچایا تھا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ چائنا کی موجودگی میں ہمیں تباہ کر دیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور اس کے اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور ان کی بڑی آپس میں ٹریڈ ہے, بڑی مطلب بلینز آف ڈالرز کی تجارت آپس میں کرتے ہیں, تو بڑے اچھے ان کے مراسم ہیں. تو اب جو چائنا نے ایک پوزیشن لے لی ہے اور پوزیشن لینا الگ ہوتا ہے, مطلب پوری طرح سے خلاف ہو گیا, نیوٹرل نہیں ہوا بلکہ خلاف ہو گیا. اور اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہتھیار بھی دے رہا ہے, تو وہ تو مطلب ایک آپ کا ایک ملک کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہو اور اوپنلی بے شک آپ کا اتحادی نہ بھی ہو, لیکن وہ آپ اچھا ہے اس کے ساتھ تعلقات, اور وہ نیوٹرل نہ ہو بلکہ اچانک سے آپ کے خلاف ہو جائے اور اسلحہ دینا شروع کر دے آپ کے مخالف کو. تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے, وہ بھی چائنا. تو اسرائیل کو بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں. میں بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, الجزیرہ نے اس خبر کو کنفرم کیا ہے. The Telegraph newspaper says that Israel is investigating how high-tech Chinese equipment reached Hamas amid fears of Beijing's possible direct involvement. کہ ہائی ٹیکنالوجی کا جو اسلحہ ہے, بالکل جدید ترین اسلحہ وہ اس وقت پہنچ رہا ہے. اس لیے تو آپ دیکھیں وہ ان کے جدید ترین ٹینکس کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, وہ ان کی جو سب سے دنیا کی مضبوط ترین آرمڈ وہیکل سمجھی جاتی ہیں فوجی گاڑیاں, ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, ان کے ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان کے ڈرونز کو تباہ کر رہے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چائنا جو ہے یہ جدید ترین اسلحہ حماس تک پہنچا رہا ہے, اور یہ پہنچا کیسے رہا یہ اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسلحہ ان تک کیا کس طرح پہنچ رہا ہے. تو اب آپ خود مجھے بتائیے کہ اندر سے یہ شیطانی ریاست کھوکھلی ہو چکی ہے. ادھر امریکہ کے اپنے مسائل ہیں, یورپ کے اپنے مسائل ہیں, وہ یوکرین کی مدد نہیں کر سکے, ان کی انہوں نے کیا مدد کرنی ہے. ادھر سے حزب اللہ حملہ کرنے والی ہے, شام, عراق اور وہ سارے آ رہے ہیں, یمن آپ دیکھیں مسلسل وہ کہہ رہے ہیں ان کا تو ایک جہاز سوچے بھی نہ کہ ان کا ایک جہاز بھی ہم یہاں سے گزرنے دیں گے, اور امریکہ کیا کچھ بگاڑ سکا یمن کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ماضی کا امریکہ اور آج کا امریکہ حالات مختلف ہو چکے ہیں. بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.